ये नंबर देखिए, अगर ठीक से जीरोज काउंट करेंगे तो ये है 94 लाख करोड़। इतना पैसा पिछले कुछ महीनों में देश की इकोनॉमी से गायब हो चुका है। अकेले फरवरी महीने की बात करें तो 40 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए। सितंबर 2024 से ही इंडियन शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट लगातार नीचे जा रहा है। कई सारे फैक्टर्स मिलकर तय करते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। इन फैक्टर्स में देश की इकोनॉमी के बाहर के भी कई फैक्टर्स शामिल होते हैं, इसलिए शेयर बाजार हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन कुछ महामानव और चाणक्य ऐसी कोशिश करते हैं, पर सच यही है कि शेयर मार्केट में क्या होने वाला है एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता। 1992 जब से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित किया गया, दूसरी बार शेयर मार्केट इस हाल में है। इससे पहले 1996 में शेयर मार्केट ने ये दिन देखे थे। लगातार 5 महीनों से ज्यादा समय से नीचे गिर रहे इंडियन स्टॉक मार्केट से श्रीलंका जैसे देश की टोटल जीडीपी से ज्यादा पैसा गायब हो चुका है। मार्केट से इतने पैसे के गायब हो जाने के बाद कुछ बुनियादी सवाल हम सबके मन में आने चाहिए कि स्टॉक मार्केट आखिर गिर क्यों रहा है। क्या इंडियन स्टॉक मार्केट मात्र एक बबल था? क्या भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से शेयर मार्केट लगातार नीचे जा रहा है? क्या ये ट्रंप की वजह से नीचे गिर रहा है? आखिर मार्केट के नीचे जाने के बाहरी और अंदरूनी क्या क्या कारण हैं, जानेंगे न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो शूट अप करेगा। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना, यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अपने मुख्य मुद्दे पे आने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर शेयर मार्केट होती क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक छोटी सी कंपनी खोली, फिर उसे बढ़ाना शुरू किया। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद आपको लगेगा कि मुझे कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और पैसा चाहिए। आपके पास एक सवाल होगा कि पैसा कहां से लें। किसी जान पहचान वाले दोस्त से मांग लें या फिर बैंक से लोन ले लें। हो सकता है आपका दोस्त सलाह बहुत अच्छी देता हो लेकिन पैसे ना दे पाए। फिर आपके पास बस एक तरीका बचता है कि बैंक से लोन ले लें। अब बैंक का तो सारा कारोबार ही ब्याज पर चलता है। ऐसे में अगर कोई बैंक आपको लोन देने के लिए मान भी जाता है तो बदले में वो आपसे मोटा ब्याज वसूलेगा। आप तो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए लोन ले रहे थे। ऐसे में आप अपनी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे या फिर ब्याज चुकाएंगे? इसका मतलब तो बैंक से लोन लेना सही नहीं होगा। अब ये तो एक समस्या बन गई कि आप अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कहां से पैसा लें। इसी समस्या को दूर करने के लिए जन्म हुआ शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या कैपिटल मार्केट का। शेयर मार्केट में कोई भी अपनी कंपनी की हिस्सेदारी का एक भाग छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर रख देता है। जिसको विश्वास होगा वो उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद लेगा। इस तरीके से कंपनी के मालिक के पास कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पैसे आ जाएंगे। अब एक सवाल यहां बनता है कि चलो, कंपनी के मालिक को तो कंपनी आगे बढ़ाने के लिए पैसे मिल गए, उससे तो फायदा हो गया, लेकिन जिसने शेयर खरीदे उसे क्या फायदा? तो कोई क्यों किसी कंपनी के शेयर खरीदेगा? इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में किसी कंपनी की 1% हिस्सेदारी खरीदी। जब आपने उस कंपनी में हिस्सेदारी ली तब उस कंपनी की कीमत थी 10,000, तो आपका 10,000 में 1% का हिस्सा था। लेकिन आपके हिस्सेदारी खरीदने के बाद कंपनी को कुछ पैसा मिला, जिससे कंपनी को आगे बढ़ने में मदद मिली और कुछ साल बाद कंपनी की कीमत हो गई 1 करोड़ रुपए। तो अब आपकी 1 करोड़ रुपए में 1% की हिस्सेदारी हो गई, मतलब 10,000 का 1% बढ़कर 1 करोड़ का 1% हो गया। अब आप अपनी इस हिस्सेदारी को शेयर मार्केट में ही किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकते हैं। यहां आपको कंपनी को यह तक बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी हिस्सेदारी बेच रहा हूं। इस हिसाब से हम शेयर मार्केट को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, प्राइमरी मार्केट, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर बेचती है, जिसे हम आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। दूसरी, सेकेंडरी मार्केट, जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने के बाद बेचते हो। अब इन शेयर्स को बेचने के लिए भी हमें एक सिस्टम की जरूरत होगी, क्योंकि घरों में जाकर नॉक नॉक करके तो बेचेंगे नहीं। इसलिए एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, एक मीडिएटर चाहिए, और यह मीडिएटर होता है स्टॉक एक्सचेंज। आपने कई बार सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो इंडिया में 10 के करीब एक्सचेंज हैं, लेकिन मेनली बस ये 2 ही हैं। और सभी लिस्टेड कंपनियां, मतलब कि वो कंपनियां जो इन पर दर्ज हैं, उनके शेयरों की खरीद फरोख्त यहीं पर होती है।
इन स्टॉक एक्सचेंजेस के कुछ इंडेक्स होते हैं जिन्हें देखकर पता लगाया जा सकता है कि बाजार का हाल क्या चल रहा है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स, जिसमें ट्रेड वॉल्यूम के आधार पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। सेंसेक्स में ये 30 कंपनियां ट्रेड वॉल्यूम के आधार पर बदलती रहती हैं। ऐसा ही एक और इंडेक्स है निफ्टी 50, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। ये स्टॉक मार्केट से जुड़ी मोटी मोटी जानकारी हो गई। चलिए अब अपने मुख्य सवालों पर आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट क्यों गिर रही है। मार्केट के नीचे जाने का सबसे मेन कारण है कि FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से अपना पैसा निकाल रहे हैं। FII भारतीय बाजार से पैसा निकालकर अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में निवेश कर रहा है, क्योंकि वहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिल रहा है। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट एक ऐसी व्यवस्था है जहां निवेशक अमेरिकी सरकार को पैसा देते हैं और बदले में सरकार उन्हें कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट देने का वादा करती है। हाल ही में अमेरिका ने बॉन्ड पर दी जाने वाली ब्याज दरें बढ़ाई हैं। अमेरिकी बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज बढ़ने से निवेशकों के लिए यह अधिक आकर्षक विकल्प बन गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से बॉन्ड में निवेश बढ़ रहा है। जब तक अमेरिकी बॉन्ड मार्केट से अच्छा रिटर्न मिलता रहेगा, तब तक भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव बना रहने की संभावना है। मतलब कि मार्केट अभी और भी नीचे जा सकता है। ट्रंप प्रशासन की वापसी के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में दुनिया भर से बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है। साथ ही चीन भी विदेशी निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है। चीन की नई आर्थिक नीतियों और सुधारों ने वहां की अर्थव्यवस्था को लेकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं निवेशकों के मन में। ब्याज दरों में कटौती और रियल एस्टेट सेक्टर को समर्थन जैसे कदमों के कारण चीनी शेयर बाजार में निवेश बढ़ा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच इंडिया बेचो चीन खरीदो का नैरेटिव जोर पकड़ रहा है। जब तक चीन की अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी और वहां के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे, तब तक भारतीय बाजार से पैसा निकलकर चीन की ओर जाता रहेगा। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जनवरी में भारतीय शेयर बाजार से 78,027 करोड़ रुपए निकाले हैं। वहीं फरवरी में 34,574 करोड़ रुपए। इस साल FII टोटल 1.12 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स की बिकवाली कर चुके हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स के इस मूव की वजह से मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 की मार्केट वैल्यू फरवरी महीने के अंतिम हफ्ते के कारोबार में 3.09 लाख करोड़ रुपए गिर गई है। इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मार्केट कैप में सबसे ज्यादा 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट हुई है। इसके अलावा इन्फोसिस में 52,698 करोड़ रुपए, एयरटेल में 39,230 करोड़ रुपए और रिलायंस में 38,026 करोड़ रुपए की बड़ी गिरावट हुई है। जब FIIs मार्केट से जाते हैं तो उनकी जगह DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके मार्केट को सहारा देते हैं ताकि मार्केट को गिरने से बचाया जा सके। लेकिन इस समय ज्यादातर DII पहले ही ओवर वैल्यूड शेयर्स में इन्वेस्ट करके फंस चुके हैं, तो वो मार्केट को और सहारा देने की स्थिति में है नहीं। जो सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। देश के सबसे बड़े DII भारतीय जीवन बीमा निगम को इस साल के 2 महीनों में 1.45 लाख करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ। दिसंबर 2024 में LIC के 310 शेयरों के पोर्टफोलियो की कुल वैल्यू 14.9 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन फरवरी के अंत तक घटकर 13.4 लाख करोड़ रुपए पर आ चुकी है। LIC के पोर्टफोलियो को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली शेयरों की लिस्ट में सबसे ऊपर ITC है। ITC में LIC की दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी है और इस शेयर में 18% की गिरावट ने LIC को करीब 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा LIC की SBI में 9.13% हिस्सेदारी और ICICI बैंक में 7.14% हिस्सेदारी है। इन बैंकों के शेयरों में गिरावट से भी LIC को क्रमशः 8,568 करोड़ रुपए और 3,179 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। LIC के अलावा बड़े DII में म्यूचुअल फंड्स आते हैं। मार्केट को सहारा देने की वजह से म्यूचुअल फंड्स को भी भारी नुकसान हुआ, जिसके चलते लोगों ने अपनी SIP अकाउंट ही बंद करवा दिए। मनी टुडे की ये रिपोर्ट देखिए। जनवरी में SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के खातों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। दिसंबर 2024 में 10.32 करोड़ सक्रिय SIP थे, जो इस साल जनवरी में घटकर 10.27 करोड़ रह गए। खातों की संख्या के साथ साथ SIP निवेश में भी भारी गिरावट आई है, जो दिसंबर 2024 में 13.6 लाख करोड़ से घटकर जनवरी में 13.2 लाख करोड़ हो गई। अब सवाल कि क्या सिर्फ अमेरिका और चाइना जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से मार्केट गिर रहा है? इसका जवाब है नहीं। अमेरिका और चाइना एक फैक्टर जरूर है,
लेकिन ये मार्केट को लगातार 5 महीनों तक नीचे नहीं ले जा सकते। इतने लंबे समय तक मार्केट का गिरना एक अलर्ट है कि हमारी इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो समझिए। जैसे कि वीडियो में हमने पहले ही बात की कि FII अपना पैसा निकालकर चाइना और अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसे निकालने के पीछे अकेले ये कारण नहीं है कि अमेरिका और चाइना में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, बल्कि एक कारण ये भी है कि इंडियन स्टॉक मार्केट परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। इसलिए FII अमेरिका बॉन्ड तक में पैसा लगाने के लिए तैयार है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर इंडियन स्टॉक अच्छा रिटर्न क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इसका बहुत ही सीधा जवाब है कि बाजार में उपभोक्ता मांग कमजोर है। इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि रोजमर्रा का सामान बेचने वाली कंपनियां भी बाजार में अपना सामान नहीं बेच पा रही। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के उदाहरण से समझिए। ये कंपनी रोजमर्रा की वस्तुएं बनाती है। 23 सितंबर 2024 को इस कंपनी के एक शेयर की कीमत लगभग 3000 रुपए थी, जो अब घटकर लगभग 2200 हो गई है। मतलब कि कंपनी के शेयर अब तक लगभग 26% टूट चुके हैं। इस गिरावट का मुख्य कारण कंपनी की धीमी वृद्धि ही है। दिसंबर 2024 तिमाही में कंपनी की अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ लगभग स्थिर रही, यानी बिक्री में कोई खास इजाफा नहीं हुआ, जो ये साफ दिखाता है कि कंपनी बाजार में स्ट्रगल कर रही है। इस स्ट्रगल के पीछे का कारण है कि लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। इंडस वैली की ये रिपोर्ट देखिए। इसमें कहा गया है कि भारत में लगभग 100 करोड़ लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा है ही नहीं। इस रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाले दावे सामने आए हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि एक ही भारत में लगभग 3 भारत हैं। पहले वाले भारत में देश के सिर्फ 10% यानी लगभग 14 करोड़ लोग आते हैं। यह हिस्सा देश में 2/3 यानी कि 66% खर्च के लिए जिम्मेदार है। दूसरे भारत में देश के 20% यानी लगभग 30 करोड़ लोग आते हैं। ये 30 करोड़ लोग देश में 1/3 यानी 33% खर्च के लिए जिम्मेदार हैं। और तीसरे भारत में 100 करोड़ लोग शामिल हैं, यानी भारत की आबादी का लगभग 2/3 भाग। इन लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं हैं। इनकी प्रति व्यक्ति आय लगभग $1000 यानी लगभग 85,000 रुपए है। इनके पास उतने ही पैसे होते हैं जितने अफ्रीका के गरीब देशों के लोगों के पास। बता दें, भारत, अमेरिका, जर्मनी, जापान और चीन के बाद दुनिया में 5वां सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। बीते 10 सालों में भारत के कंजम्पशन में बढ़ोतरी इन अन्य देशों की तुलना में ज्यादा रही है। लेकिन जब बात प्रति व्यक्ति कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर आती है तो भारत, चीन तो क्या, इंडोनेशिया से भी बहुत पीछे है। यह बताता है कि भारत में आर्थिक असमानता की खाई चौड़ी होती जा रही है। 10% वाले भारत के लोगों की संपत्ति बढ़ती जा रही है, लेकिन इस वर्ग में और लोग नहीं जुड़ रहे। इस वर्ग की प्रति व्यक्ति आय $15,000 यानी करीब 13 लाख रुपए बताई गई है। यानी सबसे अमीर वर्ग और भी ज्यादा अमीर हो रहा है और गरीब इतना गरीब हो रहा है कि खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं है। अब सवाल यह है कि देश में लोगों के पास पैसे क्यों नहीं है। देखिए, इंडस वैली के आधार पर, जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बताया, कि देश के लगभग 100 करोड़ लोग सालाना लगभग 85,000 रुपए कमाते हैं, यानी महीने का करीब 7,000 रुपया। लेकिन आप महीने में 7,000 कमाओ या 10 लाख, आपको GST बराबर देना होगा। क्या 7,000 के दम पर ये लोग लगभग 100 रुपए लीटर पेट्रोल, डीजल और हर वस्तु पर GST से मुकाबला कर पाएंगे? सरकार इन लोगों से पैसा वसूलने के लिए पेट्रोल, डीजल पर भारी टैक्स लगाती है। हर छोटी से छोटी वस्तु पर GST लगाती है। यहां तक कि कुछ दवाइयों और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी GST देना होता है। एक बार GST कलेक्शन पर नजर डालिए। फरवरी में GST कलेक्शन में 9.1% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे टोटल कलेक्शन लगभग 1.84 लाख करोड़ तक पहुंच गया। यह लगातार तीसरा महीना है जब GST कलेक्शन 1.75 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बना हुआ है। जनवरी में GST कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रहा, जो पिछले साल जनवरी की तुलना में 12.3% अधिक है। दूसरी ओर सरकार अमीर लोगों के लिए टैक्स में कटौती कर रही है। अभी हाल ही में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कार के लिए आयात शुल्क को सीधे 110% से घटाकर 15% कर दिया। यह आयातित कार कौन खरीदेंगे? गरीब जो 7,000 रुपए महीना कमाता है या 10% अमीर? तो सवाल है कि इसका क्या कारण हो सकता है कि एक तरफ सरकार आम लोगों पर टैक्स बढ़ाती जा रही है, वहीं दूसरी ओर अमीर लोगों के लिए टैक्स कम कर रही है। क्या इसलिए कि ये अमीर घराने कॉरपोरेट समूह से जुड़े हुए हैं जो सत्ताधारी पार्टियों के लिए चुनावी चंदा देते हैं?
पिछले साल जब चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक किया तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी को प्रमुख कॉरपोरेट समूहों से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारी मात्रा में दान प्राप्त हुआ था। इन दानदाताओं में वेदांता, भारती एयरटेल, जिंदल ग्रुप, टीवीएस मोटर, मुथुट और बजाज ऑटो जैसे बड़े नाम शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार भारतीय एयरटेल और उसकी सहायक कंपनी भारतीय टेलीमीडिया ने लगभग 235 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, जिसमें से लगभग पूरी राशि भाजपा को दान की गई। इसी तरह हैदराबाद स्थित मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 2019 से 23 के बीच 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और विभिन्न राजनीतिक दलों को योगदान दिया। हालांकि हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि कॉरपोरेट को टैक्स कटौती के पीछे ये कारण है, लेकिन ये स्पष्ट है कि जनता पर टैक्स की भारी मार ने उनकी आय को कम किया, जिससे उनकी परचेजिंग पावर इफेक्ट हुई है। इसका सीधा असर कंपनियों की अर्निंग पर हुआ। अर्निंग कम होने से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों का पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ गया है, जिससे ये कंपनियां ओवर वैल्यूड हो गई हैं। पीई रेशियो किसी कंपनी के शेयर की कीमत को उसके प्रति शेयर मुनाफे से तुलना करके मापा जाता है। यह निवेशकों को बताता है कि वे कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के लिए कितनी कीमत चुका रहे हैं। मार्केट ओवर वैल्यूड होने की वजह से एफआईआई चीन और अमेरिका जैसे देशों में चले गए। विदेशी निवेशकों की बिकवाली, अमेरिकी बॉन्ड मार्केट की बढ़ती ब्याज दरें, चीन का बढ़ता आकर्षण और घरेलू बाजार में कमजोर उपभोक्ता मांग, ये सभी कारण मिलकर भारतीय शेयर बाजार को लगातार नीचे की ओर खींच रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये गिरावट आने वाले समय में भी जारी रहेगी या फिर बाजार में रिकवरी देखने को मिलेगी। इस सवाल का जवाब तय होता है हमारे देश की सरकार की नीतियों से कि क्या देश की सरकार जो बढ़ी हुई आर्थिक खाई है अमीरों और गरीबों के बीच, उसको कम करना चाहती है। इंटेंशन क्या है, नीयत क्या है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई सवाल हो, सुझाव हो, परामर्श हो तो वो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।